तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या है और मेनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे एसएससी एग्जाम पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। अगर आपके पास पॉसिबल हो सकता है तो आप शॉर्ट नोट का इस्तेमाल करो। अच्छा, ये कैसे बनाओगे आप? ये भी जो शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए नहीं, हैंड रिटन होने चाहिए। सपोज आपके पास ये लॉन्ग नोट्स है जो कि आपने लेक्चर्स देखते समय बनाया। आप पहले 3-4 बार इसी को रिवाइज करो। जब आप 3-4 बार इसको रिवाइज कर लोगे ना, तो जब 5वीं बार रिवाइज करोगे तो एक इस तरीके से पेज लो, 2-3 पेज लो और इसमें से रिवाइज करते-करते एक मेन कीवर्ड होते हैं हर उसमें, हर लाइन्स में, उन कीवर्ड्स को केवल यहाँ पे नोट करो एक माइंड मैप की तरह। तो इस तरीके से आपका खुद का भी शॉर्ट नोट्स तैयार होगा। एक्चुअली लॉन्ग नोट्स तो आप कर नहीं पाओगे बार-बार रिवीजन, इसके लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स है आप उसको कम से कम समय में रिवीजन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत कम कंजेस्टेड वे में है। तो आप अगर शॉर्ट नोट से रिवीजन करते हो तो एक बहुत ही कम समय में आप पूरा का पूरा चैप्टर अपना रिवाइज कर सकते हो। हालाँकि मैथ्स में आप ये फ़ॉर्मूला वगैरह बना सकते हो, फ़ॉर्मूला शीट वगैरह बना सकते हो। खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ़ॉर्मूला बुक खरीदने से, ठीक है? और बाकी इंग्लिश वगैरह में तो रूल्स आप इसी तरीके से करो। रीज़निंग वगैरह में भी आप फ़ॉर्मूला वगैरह शीट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप बनाओ, बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगला है हमारा रिवीजन का एक तरीके से साइकिल ये होना चाहिए वीकली, मंथली। जैसे एक रूल होता है ना, 1, 7 और 30 डेज़ का रूल होता है। पहले दिन रिवीजन करोगे जिस दिन आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद पहले दिन, फिर उसके बाद 7वें दिन, फिर उसके बाद 30वें दिन। अगर आप इस साइकिल में अपना रिवीजन करते हो ना, केवल एक ही साइकिल पूरा कर लो, आपके दिमाग में वो छप जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप 3 बार पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है, बस इस वाले टाइम पीरियड के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपने 30वां दिन पढ़ा, उसके बाद आप 15-15 दिन पे एक बार देख लिया करो, डेफ़िनेटली आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको रिवीजन ज़रूर करते रहना है, रिवीजन ज़रूर करते रहना है। भई एक उस घड़े की तरह है, अगर आपने एक घड़ा है आपके पास और इसमें पानी भरते गए लेकिन नीचे से छेद है, तो कभी भी घड़ा नहीं भरेगा। वो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पढ़ते गए, नॉलेज अपने अंदर डालते गए, नोट्स बनाते गए, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे, तो किसी भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसको भूल जाओगे। और ऐसा बनाओगे कि आज मैंने नोट्स बनाया, आज मैं केवल नोट्स बना-बना के रख रहा हूँ और लास्ट में मैं 6 महीने के बाद जब मेरा पेपर आएगा, उससे 1 महीना मैंने सब कुछ रिवाइज़ करूँगा। ऐसे नहीं होगा भाई। आधी से ज़्यादा जो चीज़ होंगी ना, वो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या है यार? फिर से आपको वीडियोज़ खोल के देखना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे टीचर ने क्या लिखवाया था? मैंने ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा है? सब आप भूल चुके होंगे। इसलिए आपको टाइम टू टाइम रिवीज़न करना है। भले ही आप 10 से 15 दिन पे करो, महीने पे करो, लेकिन हाँ, इस वाले साइकिल को लेके चलोगे तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। दूसरा है अपना पीवाईक्यूज़ को भी लगाते रहना है, वो भी मल्टीपल टाइम। देखो, मैथ की मैं बात करूँ, अगर मैथ की, आप देखो क्लास क्वेश्चन भी लगाओगे, फिर एक पीवाईक्यू की बुक भी लगाओगे, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज़ मॉक भी लगाओगे, फिर उसके बाद मॉक्स लगाओगे। इन चारों को करने से अच्छा है, आप अपने क्लास के क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगा लो और मॉक टेस्ट लगा लो कम से कम 100 से ज़्यादा। बस आप इन दोनों को करो, पीवाईक्यूज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस ये जो क्लास क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली पीवाईक्यूज़ ही होते हैं, इनको ही 3-4 बार लगा लो यार। अगर आप इनको लगा ले रहे हो, आपके पास और भी समय बच रहा है तो पीवाईक्यू बुक एक ले लो या फिर पीवाईक्यू आपके चैप्टर वाइज़ भी पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं, ऑनलाइन तो ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो एक ऐसा कंपाइलेशन ले लो या फिर टीचर्स भी कराते हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख लो और हर कम से कम उसको 3 से 4 बार मतलब मिनिमम 2 बार तो उसको करो ही। 3 से 4 बार अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो कम से कम आपको 2 बार तो एक क्वेश्चन को लगाना है जो भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं। तभी आपके दिमाग में वो बैठेगा, तभी आपके अगर आप एक-एक बार लगा रहे हो तब तो आप भूल जाओगे, ज़्यादा चांसेस है आप भूल जाओगे। लेकिन 2 से 3 बार लगाओगे ना, तो वो जो पीवाईक्यूज़ है, उसका जो कांसेप्ट है और उसका जो टाइप है, वो एक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? अगला जो है वो मिक्स्ड क्वेश्चन आप रेगुलरली ये तो ख़ैर आपका जब सिलेबस जो होगा, वो लगभग 70 से 80% पूरा हो जाएगा, तभी आप इस पॉइंट को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब सपोज़ आप नाउन वाले चैप्टर के एरर लगा रहे हो। अब आप अगर लगा रहे हो, आपको पता है ये सारे एरर जो है नाउन से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे साफ-साफ पता है कि भाई यहाँ पे सारे एरर नाउन से हैं, तो तब तो आपको नाउन पे ही आपकी नज़र रहेगी। नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, आपका जो नज़र रहेगा वो केवल नेम पे ही रहेगा। लेकिन अगर आप मिक्स क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें नाउन के भी एरर रहेंगे, प्रोनाउन के भी, वर्ब के भी, टेंसेस के भी। तो जब मिक्स क्वेश्चन, हालाँकि एग्ज़ाम में मिक्स आने वाले हैं, तो आपको इसी की हैबिट बनानी है। तो जैसे ही आपका सिलेबस 70-80% कंप्लीट होता है, आपको मिक्स क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज़ आपको प्रैक्टिस करनी है हर बार, नहीं। मिक्स क्वेश्चन की आदत डालो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है हमारा मेक सेपरेट मिस्टेक कॉपी। इसका मतलब क्या है? जो भी आप मॉक टेस्ट जब बार-बार दे रहे हो और उसको एनालिसिस कर रहे हो, तो वहाँ पे एक सेपरेट कॉपी भी बनाओ, जिसमें आपके जो भी बार-बार सवाल गलत जा रहे हैं, अगर उसी सेम टॉपिक से और अगर आपके वो नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उस कॉपी में उसको लिखो। इससे क्या होगा, आप जब भी अगली बार मॉक लगाने जाओ या फिर 3-4 दिन बाद या फिर हर 3-4 दिन पे इस वाली कॉपी को भी रिवाइज़ करते चलो। अपने नोट्स को भी रिवाइज़ करते चलो, ये भी, क्योंकि दोनों चीज़ अलग-अलग है। अगर वही कांसेप्ट मेरे नोट्स में तो मैं नोट्स कॉपी में इंक्लूड नहीं करूँगा, मतलब मॉक की कॉपी में, क्योंकि वो चीज़ मेरे नोट्स में है।
और अगर नहीं है तो अपनी मॉक की कॉपी में लिख लो, क्योंकि कई बार नोट्स वाली कॉपी में जगह नहीं रहता ना, लिखना फिर से उसमें कई सारी चीज़ें निकाल लगाना और भी डालना, तो फिर हम अलग से एक मॉक कॉपी बना लेते हैं, उसको भी रिवाइज़ करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से एक मेंटेन करो भाई मॉक टेस्ट लगाना। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाना कब है? जब आपका सिलेबस लगभग 70 से 80%, अब ये नहीं कि पूरे चारों सब्जेक्ट में 70 नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका 70 से 80% अगर सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, ठीक है? अगला पॉइंट है हमारा, रिवीजन करो फॉर्मूला एवरीडे। एवरीडे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन पे रिवीजन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैथ्स के फॉर्मूला शीट हो गए, आपने जो खुद से बनाया या फिर जो भी उसमें आपके जो लॉन्ग नोट्स है उसमें केवल एक बार फॉर्मूला को ऊपर-ऊपर से देख लो। क्योंकि मैथ्स में कई सारे ऐसे चैप्टर हैं, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन थ्योरी हो गया, ज्योमेट्री हो गया, थ्योरम्स वगैरह। आपको फॉर्मूला इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो फॉर्मूला और थ्योरम से काम आते हैं। तो इनको एक बार देख लोगे ना तो आपका रिवीजन हो एक्चुअली होता रहेगा। वरना ज़्यादा लंबे समय देखोगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि मॉक आप लगा रहे हो, अब आप रेगुलर मॉक तो आप तभी लगाओगे जब भी रिवाइज़ तभी तो करोगे, जब आपका एक्चुअली वो पूरा हो चुका होगा 70-80%। उसके उससे पहले तो आप केवल ऐसे ही रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। हफ्ता दिन पे एक बार लगा लिया, 10 दिन पे लगा लिया। लेकिन जब आप इस तरीके से करोगे ना हर तीसरे चौथे दिन, तो आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। यही वो सारी चीज़ें जो टॉपर्स करते हैं, टॉपर्स को टॉपर बनाती है, जो 99% बच्चे नहीं करते, क्योंकि ये बोरिंग प्रोसेस है। इसको हर किसी को करना इसका बस की बात नहीं है, वो भी एक लंबे समय तक कंसिस्टेंसी के साथ। समझ में आई ये बात? कंसिस्टेंसी के साथ ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी वीक टॉपिक को थोड़ा-सा ज़्यादा समय दो। भई मैंने मान के चला कि चलो हाँ, मेरे को मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट है तो मैं इसको ज़्यादा समय दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल मैथ्स में ही समय दे दो, जो अपना इंग्लिश है, रीज़निंग है, उसमें समय मत ही दो। नहीं भाई, जो आपके वीक टेस्ट हैं उनको समय तो दो, जो वीक टॉपिक्स हैं, लेकिन साथ-साथ इंग्लिश और रीज़निंग को और जीके, जीएस पे भी समय दो। लेकिन वीक वीक जो एरिया है उन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करो, जो वीक पॉइंट्स हैं। आई बात समझ में? अगला है अपना मॉक एनालिसिस को एज अ रिवीजन लेके चलो। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मॉक एनालिसिस की आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, उसमें अपनी मिस्टेक्स वगैरह लिखनी है। आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि हाँ, आज मेरे कितने आए, फिर अगले मॉक में कितने आए। सपोज आज 40 आए, कल 60 आएंगे, कल 65 आएंगे, फिर 68 आएंगे। इस तरीके से करते करते कभी 100 आ जाएंगे, कभी इस तरीके से करते करते 140 आ जाएगा। तो आप देखो कि डेली रिकॉर्ड मेरा बढ़ रहा है। हालांकि इस चीज़ को आप अपने मन में भी ट्रैक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक अलग सेपरेट कॉपी इसके लिए मेंटेन करना। लेकिन हाँ, मॉक एनालिसिस को एज़ अ रिवीजन लेके चलो। आप वहाँ पे देखो मेरे कौन से सवाल गलत जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? क्या ये नोट्स में है? अगर गलत जा रहे हैं नोट्स में होने के बावजूद, तो फिर से आप उसको नोट्स को रिवीजन करो और उस मॉक में जो सवाल गलत गए हैं, उसको भी एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी वोकैब और इडियम्स तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको डेली वोकैब और रिवीजन, यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको डेली रिवीजन करना है, वोकैब। और बाकी की सारी चीज़ें अगर आप 3 से 4 दिन पे रिवीजन कर रहे हो एक टाइम पीरियड शेड्यूल करके, तो भी चलेगा। लेकिन ये जो वोकैब है, ये तो आपको डेली कम से कम 50 वोकैब टारगेट लेके चलना है। ये भी बाद में शुरुआत करो आप, 20 से 30 वोकैब मेरे को डेली पढ़ना है, फिर 1 महीना बाद आप इसको 50 कर लेना। बात आई समझ में? लेकिन आपको डेली रिवीजन करना है जब तक आपका पेपर नहीं निकल जाता तो, ठीक है? अगला पॉइंट है हमारा, डोंट स्टार्ट टू मेनी टॉपिक्स। एक ही साथ आपको चारों सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना। इसका मतलब ये है यहाँ पे कुल मिला के, आपको एक ही साथ देखो, मैंने क्या बताया था पिछली वाली वीडियोज़ में भी मैंने आपको बता रखा है। देखो 5 नहीं 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हालाँकि 5 कंप्यूटर मिला के मेंस में, लेकिन 4 सब्जेक्ट अपने मेंस हैं, कंप्यूटर तो अपना क्वालीफाइंग है। तो अब आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है ना, ये नहीं कि चारों सब्जेक्ट एक ही साथ स्टार्ट कर देना, नहीं। पहले 2 लेके चलना है। जैसे अगर मैंने आपको बेस्ट बताया था मैथ और इंग्लिश लेके चलो। मैथ आपका लगभग 7 से 8 महीना में खत्म होने वाला सब्जेक्ट है और ये लगभग आपका 3 से 4 महीना में। तो ये तो आपका चलता रहेगा 8 महीने तक। ये 3 से 4 महीना में जब खत्म हो जाएगा तो फिर रीजनिंग ऐड कर लेना। फिर ये भी आपका खत्म हो जाएगा, इतने मैथ भी आपका खत्म हो जाएगा। जब ये आपका खत्म हो जाएगा, रीजनिंग ऐड कर लोगे, उसके बाद आपको इंग्लिश रिवीजन करते-करते चलना है, थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करना है और इसको कंप्लीट लेक्चर इस तरीके से लिया जाता है। फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में जीके जीएस को भी ऐड कर लेना, फिर उसके बाद कंप्यूटर को भी ऐड कर लेना। कंप्यूटर को हल्के मत लेना, भले ही क्वालीफाइंग है, लेकिन हाँ, अच्छे-अच्छों की ये भी कर देता है। ठीक है, तो मतलब अभी 2025 में देखा नहीं आपने क्या बवाल मचा दिया था, कंप्यूटर की वजह से लोग फेल हो जा रहे थे। बाकी कट ऑफ क्लियर कर दे रहे थे, क्वालीफाई कर दे रहे थे, अपना मेंस में उनके अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो रह गए। कंप्यूटर में 60 नंबर का सवाल आता है, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कम से कम 30 नंबर लेकर आने होते हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर को आप हल्के में मत लेना भाई। अगला है रिपीट हाई स्कोरिंग चैप्टर ऑफन। इसका मतलब ये है जो भी आपके हाई स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे आप ना जितने भी टोटल चैप्टर है उनको सबको इक्वल वेटेज मत दो। कुछ का वेटेज हाई होता है, भाई अलजेब्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे परसेंटेज से और रेशो से, ट्रिग्नोमेट्री अपना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाउन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना टेंस है। रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो अल्फाबेटिकल टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना सिलोजिज्म है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको बार बार करो। इनसे अगर सवाल आ गए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा आपको लेके चलना है। क्यों? क्योंकि हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग का मतलब
ये स्कोर भी करने वाले हैं और ये ज़्यादातर आते भी हैं। इनका मतलब फिक्स है, इनका मतलब तय है पेपर में ज़रूर आना आना है। तो इनको आप बार-बार रिपीट करो। बाकी ये रिवाइज़ इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग का मतलब है, जब भी आप देखो लेक्चर ले रहे हो ना, उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, ये आपको अपनी हैबिट में डेवलप करना है। इसकी हैबिट बनाने की 15 मिनट आपको लेक्चर लेने से पहले और 15 मिनट लेक्चर लेने के बाद आपको रिवाइज़ करना है। देखो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको डिसिप्लिन बनाएँगी, और अगर आपको देखो सिलेक्शन लेना है तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। जो आजकल सिलेक्शन लेते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, भले ही वो 3-4 साल में सिलेक्ट हुए, उन्होंने 3-4 साल मिला के ये सारे काम कर चुके होंगे वो। ठीक है, अंत में उनको ये सारे काम करने ही पड़े थे हार-पीच के। तो आपको या तो पहले अटेम्प्ट में कर लो या फिर जब बुद्धि खुलेगी, जब आँख खुलेगी, जब आपको समय आँख खुलेगा आपका तब कर लेना। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा अभी कर लो, समय जब आपको सिखाता है तो बहुत महँगा पड़ता है भाई, ठीक है? तो आपको ये काम करना है, रिविज़न पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि वो थोड़ा-सा एक बोरिंग प्रोसेस है। अच्छा, हर वीक में ना 1 डे को रिविज़न का भी तौर पे लेके चलना है। जैसे मंडे से लेके अगर मैं कहूँ तो आप फ्राइडे तक ले लो या फिर सैटरडे तक ले लो कि आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। और रिवीजन भी करते रहना है थोड़ा-थोड़ा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, लेकिन आपको मैक्सिमम जो समय चाहिए वो पढ़ने में, नई टॉपिक्स हो गई और लेक्चर्स वगैरह लेने में। लेकिन संडे या फिर अगर मैं सैटरडे को भी इंक्लूड कर लूँ, तो सैटरडे प्लस संडे जो कि आपके वीकेंड्स होते हैं और मैक्सिमम जो कोचिंग्स होती है इस दिन वहाँ पे क्लासेस नहीं होती। तो ये छुट्टी होती है कोचिंग्स में, इसका मतलब आपकी भी छुट्टी नहीं होती। इसको आपको यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर, आपको रिवाइज़ करना है, पीवाईक्यूज़ वगैरह देखना है, खुद को एनालाइज़ करना है, मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा के देख सकते हो। तो 1 दिन या फिर 1 से 2 दिन जो कि लास्ट वीकेंड्स होते हैं, जिस दिन आपकी कोचिंग की छुट्टी होती है, उस दिन आपको फुल रिवीजन वाला डेडिकेट करना है उस दिन को आपको, ठीक है? बाकी कंसिस्टेंसी आपकी ज़्यादा मैटर करती है, आप कंसिस्टेंट रहो, आप बस कंसिस्टेंट रहो। भले ही आप धीरे-धीरे, 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 धीरे इस तरीके से आपका ग्राफ चले कोई बात नहीं। लेकिन कंसिस्टेंट हो, भई इससे तो बढ़िया है, इससे तो बढ़िया है, ऐसे तो बढ़िया है, ऐसे भी देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन ये उतना कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बार-बार आपको रिवीजन की कमी हो रही है, बार-बार आप लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। लेकिन आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हो। तो ये जो कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है ना, इसको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा और जिसको पहले रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है भाई। ठीक है? तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का अंत होता है। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली, वीडियो पसंद आया, और ये सारी पॉइंट ज़रूर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना भाई, जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ठीक है? तो इस टेक्निक को आप अपने अंदर ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।